आप सती की बात कीजिए, सती पे चर्चा हुई तो जाके कानून बना, तो जाके सती बैन हुई। उससे पहले उसे एक्सेप्ट किया जा रहा था। बिल्कुल। और एक तरीके से स्त्री का वो अधिकार था, मतलब मैं ये शब्द निकाल रही हूँ मुंह से कि अधिकार, मुझे वो सही नहीं बैठ रहा है। ये प्रथा थी, एक प्रथा था। पर क्यों कि उस पर जब चर्चा शुरू हुई, जो सोशल रिफॉर्मर्स आए, जो उन्होंने चर्चा शुरू की, उसके बाद जब चर्चा में बात आई तो जाके कानून बने। बिल्कुल। और जो बाल विवाह की प्रथा है वो भी प्रथा ही थी। प्रथा, बिल्कुल। पर उस पर जब चर्चा हुई तो फिर उसके पक्ष में लोगों ने बोला, उसके विपक्ष में लोगों ने बोला, फिर जब चर्चा हुई तो फिर कुछ सालों बाद कानून बने। विडो रीमैरिज, उस पर कितना बड़ा स्टिग्मा था। मैं ये महिलाओं के दृष्टिकोण के कुछ मुद्दे उठा रही हूँ जो हम सब इतिहास में पढ़ते आए हैं, स्कूलों में, हमारी किताबों में ये सब लिखा हुआ था। विडो रीमैरिज, सती, चाइल्ड मैरिज, ये सब पे जब चर्चा हुई, जब इन पे सवाल उठाया गया कि क्यों, आप बताइए वैज्ञानिक तरीके से ये सही है, जब कोई उस सवाल का वैज्ञानिक तौर पे सपोर्ट नहीं उठा सकता, तो फिर अपने आप वो जो ढांचे बने हुए हैं प्रथाओं के, वो गिरने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। और कहते भी हैं कि एक औरत जब ठान लेती है तो वो सब कुछ कर सकती है, सब कुछ, हर वो चीज़ जो किसी ने सोची भी नहीं। आज औरत मर्दों से आगे चल रही है। गुलपनाग, चूंकि आपने वकालत भी कर ली है, एक एक्टिव पॉलिटिशियन भी, मैं बार बार कोट कर रही हूँ इस बात को। अगर गुलपनाग के बहुत पुराने इंटरव्यूज को देखा जाए तो आपने किस तरीके से अपने भीतर एक डेवलपमेंट की है, उस इंटरव्यू से और आज के इंटरव्यू से उसे देखा जा सकता है। आपके बोलने, सोचने और विचार सब कुछ बदले हुए हैं, वो समय के हिसाब से बहुत आगे चल रहे हैं, मैं ये कहूँगी। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगता है सब जानना चाहेंगे वो ये कि पहला सवाल कि गुलपनाग प्रैक्टिस करने की सोच रही हैं कोर्ट में, और दूसरा सवाल कि फुल्ली वो पॉलिटिक्स में कब से एक्टिव हो जाएंगी, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोग गुलपनाग को एक बेहतरीन लीडर बनते हुए भी देखना चाहते हैं, और मुझे लगता है यहीं से एक सोसाइटी में बदलाव की शुरुआत हो। बिल्कुल। आई थिंक जो मुझे लगता है, जिस चीज़ों से हमें तकलीफ़ है, अगर हम उन चीज़ों के ख़िलाफ़ खड़े नहीं होंगे तो फिर हम बदलाव का ढिंढोरा नहीं बजा सकते घर पे बैठे बैठे या फिर इंटरव्यूज़ के ज़रिए। तो पहला सवाल वकालत का, मेरा झुकाव वकालत की तरफ शुरू से था। जब मैं कॉलेज वगैरह में थी, जब मैं एक्सप्लोर कर रही थी कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मुझे पता था कि मुझे बातचीत अच्छे से करनी आती है। उच्चारण मेरा हिंदी, पंजाबी, अंग्रेज़ी में अच्छा है, तीनों भाषाओं में अच्छे से बात कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ। तो मुझे लगा जहाँ पर कम्युनिकेशन है तो मुझे या तो मीडिया में कुछ रोल दिखना चाहिए अपने आप के लिए, जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर वगैरह में थी, या फिर मुझे वकालत करनी चाहिए जहाँ मैं वकालत कर सकूँ। अब आफ्टर ऑल वकालत क्या है कि आप एक केस न्यायाधीश के सामने रख रहे हैं अच्छे तरीके से, ताकि वो आपके शब्दों से प्रभावित होकर आपके तरफदारी, किसी की पैरवी कर रहे हैं, किसी की पैरवी कर रहे हैं, और इतने अच्छे से की जाए कि आप केस आपके हित में डिसाइड हो। या फिर मेरा प्लान था कि मैं मैथ्स में अच्छी थी, कॉलेज में मैथ्स कर रही थी, कि मैं सीए कर लूँ। ये सब मैं सोच रही थी। फिर मुझे मौका मिला कि एक पैराशूट एंट्री ज़िंदगी में हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। तो फिर मिस इंडिया के ज़रिए वो पैराशूट एंट्री मिली, जिसका जिक्र मेरे फादर ने किया। पर लॉ एक मेरे मन में था, और जब आप एक बड़ी उम्र में लॉ करते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप 19-20 साल के नहीं हैं, जब आप 37-38 के हैं, तो ऑलरेडी अगर आपकी करंट अफेयर्स में रुचि है, अगर अवेयरनेस है, तो बहुत सी चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं जो दूसरों को सीखनी पड़ती हैं। तो मैं मानती हूँ कि 3 साल का LLB का जो सिलेबस है, उसमें 30-35% मुझे ऑलरेडी जीके के तौर पे पता था। IPC बहुत अच्छे से मुझे 30% ऑलरेडी पता था। अब वकालत करके ये मालूम है कि किस तरीके से IPC लिखा गया है, कि सिर्फ ये नहीं कि 1860 में बना था, लिखा गया था कोड, पर किस तरीके से वो लेड आउट है कि पहले एक क्राइम डिफाइन किया जाता है, फिर उसके बाद उसकी पनिशमेंट डिफाइन की जाती है। सो 302 से 310(8) तक हम मर्डर का ऑफेंस और फिर उसकी पनिशमेंट डिफाइन करते हैं।
ठीक, फिर इनिशियल जो ऑफेंसेस हैं, जो जिस तरीके से आईपीसी लेड आउट है, मैं मतलब ऐसे बता रही हूँ क्योंकि ये सब आप भी जानते हैं। इनिशियल ऑफेंसेस सिंगुलर इंडिविजुअल ऑफेंसेस हैं, और फिर ग्रुप ऑफेंसेस भी होते हैं जो इकट्ठे होके होते हैं, जहाँ से कि आपको पता है 144 लगा हुआ है, वो ग्रुप ऑफेंस है। फिर उसके बाद रॉबरी, डकॉयटी, सब प्रोग्रेशन में यू गो ऑल द वे टिल ऑल द सेक्शंस ऑफ आईपीसी। तो ये सब नॉलेज मुझ में ऑलरेडी थी बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। और पर उसका रियल रीज़न मेरा ये था कि मुझे लगता है कि अगर आप सिस्टम को बदलना चाहते हैं, आपको सिस्टम के कानून की नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम देखें, और सिस्टम का बदलने का मतलब ये नहीं कि मैं किसी कुछ क्रांति लाना चाहती हूँ, मैं अपने दायरे में अपने लेवल पे सिस्टम को पहले समझना चाहती थी। मैंने मास्टर्स भी पॉलिटिकल साइंस में की है। तो दुनिया के सबसे बड़े जो इम्पैक्टफुल लीडर रहे हैं, इम्पैक्टफुल, वो सब वकील रहे हैं, क्योंकि वो नॉलेज है उनके पास वकालत की। और ये इंडिया में ही नहीं है, मतलब जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर, मोहनदास करमचंद गांधी, सब वकील थे। उसके बाद भी कितने वकील रहे हैं। मतलब आज हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी एक वकील रह चुके हैं। तो वकालत की नॉलेज, लॉ की नॉलेज बहुत एम्पावरिंग है। जो मेरी एम्पावरमेंट हुई है वकालत करने के बाद, मतलब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जब भी, क्योंकि हमारी पुलिस की पावर्स आईपीसी से आती हैं, और आईपीसी 1860 का लिखा हुआ है, एक कॉलोनियल पुलिस फोर्स है जिसे स्वार्थ के लिए बदली नहीं किया गया, राजनीतिक स्वार्थ के लिए उसे कॉलोनियल ही रखा गया है, जहां पर रूलर और प्रजा के बीच में एक इंटरफेस रहे, रूलर के बेहेस्ट पे, मतलब रूल जो करते हैं उनके लिए काम किया जाए। वेराज आजकल की जो मॉडर्न पुलिस फोर्सेस हैं दुनिया भर में, वो पब्लिक का साथ देती हैं। हमारी पुलिस फोर्स शुरू से रूल्ड क्लास के लिए ही बनाई गई थी।